संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कराएगी पारित। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। कैलाश ओम पर्वत का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी कर रही विशाल रैली की तैयारी। राजस्थान दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोटा से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी चुनाव को लेकर भरी हुंकार। कांग्रेस आज करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव। अंकिता हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा घेराव। पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग ने तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन का अलर्ट। 5 से अधिक केस मिलने पर घोषित होगा डेंगू हॉट स्पॉट। और दून में डेंगू के 13 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून से आपको खबर बता दें, कांग्रेस कर रही है मुख्यमंत्री आवास का घेराव। अंकिता हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी के मुद्दों पर यह घेराव, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर घेराव किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। तो पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद होंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष का घेराव। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये घेराव किया जा रहा है। तो लगातार विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है। अंकिता हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुख्यालय का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अंकित काला वहां से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, आपका रुख करेंगे। क्या कुछ इस वक्त जो अहम बिंदु हैं, देखा जाए महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है और इसी को लेकर घेराव करने के लिए पहुंचा हुआ है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। और चाहे फिर वो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, डेंगू के बढ़ते मामले हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस समय मौजूद है। सर, क्या मुद्दे हैं और आज जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी हताशा निराशा है। लगातार पूरे साल भर सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, हमारे विभिन्न घटक प्रदर्शन करते रहे, सरकार नहीं चेती। और आज जिस तरीके से हाकम सिंह बाहर निकल के आया सबूत का अभाव, हमें डर है कि पुलकित भी आएगा, क्योंकि पुलकित के उसमें तो डोजर चला दिया गया, आग लगा दी गई, अंकिता का बिस्तर स्विमिंग पूल में डाल गया। और बेशर्मी से सरकार और प्रशासन कमरे को VIP बता रही है। उससे हमारे को लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। न्यायालय तो न्याय करेगा लेकिन सबूतों के आधार पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने सारे सबूत ही मिटा दिए, तो न्याय कैसे मिलेगा? ये प्रदर्शन, ये धरना मुख्यमंत्री को चेताने के लिए है। पूरा देश के हालात आप देख लीजिए। मणिपुर की घटना आप सबने देखी है। प्रचार मंत्री वहाँ नहीं गया, प्रधानमंत्री होता तो जरूर जाता। इलेक्शन होते तो नरेंद्र मोदी होते, लेकिन वहाँ इलेक्शन नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए। और मणिपुर के बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो देखने लायक है। आप देखिए क्या हुआ। आज तक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अंकिता, ममता, पिंकी, किरण नेगी, कितने केसेस गिनाए? 772 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं अपराध के, महिला अपराध के। कोई सरकार कोई कहने को और करने को तैयार नहीं। जिस पुरौला में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग और दुर्गा वाहिनी आंदोलन कर रही थी, हिंदू मुस्लिम कर रही थी, उसी पुरौला में 2 SC/ST की बहनों का रेप हुआ। उनको ना था आज तक मुआवजा मिला, ना उनकी लड़ाई लड़ी गई। क्यों नहीं लड़े? 18 तारीख को अंकिता की पहली बरसी थी। पत्रकार शोक मना रहे थे, NGO शोक मना रहे थे, कांग्रेस कंडोलेंस कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी संगठन, महिला विंग, दुर्गा वाहिनी ने एक कंडोलेंस तक नहीं की। ये सबूत है इस बात का कि इनकी आत्माएं मर चुकी हैं। ये केवल और केवल राजनीति करते हैं। इनको किसी भी लड़की से, किसी महिला से, किसी अत्याचार के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है। एक तरफ निर्भया कांड की आपको याद होगी, कांग्रेस की हो, किसी भी महिला हो, उसने विरोध दर्ज किया।
राहुल गांधी ने उसके भाई को पढ़ा लिखा के पायलट तक बनाया, उसमें न्याय करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ महिला विंग गायब, कंडोलेंस तक करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की और उनकी महिलाओं की आत्माएं मर चुकी हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, भाजपा का ये आरोप है कि आप लोग जो ये तमाम ये चीजें कर रहे हैं, ये एक हेडलाइन बटोरने का एक तरीका है। ये किस तरीके से? चोर क्या कहेगा? अपने को बचाने के लिए तो कुछ कहेगा ना। हम ये नहीं करेंगे आप कर दीजिए न्याय, ले आइए वीआईपी को बाहर, वीआईपी का नाम साबित कर दीजिए। हमने कहा था क्या हम नार्को टेस्ट कराएंगे? आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था, क्यों नहीं हुआ नार्को टेस्ट? क्यों आपने बिना उनसे राय लिए हुए, बिना उनकी इजाज़त मांगे हुए क्यों बयान दे दिया कि हम नार्को टेस्ट कर रहे हैं? तमाम सारे मुद्दे ये दिखाते हैं कि बीजेपी अपने पार्टी के किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश कर रही है और जनता इस बात को समझती है। जिस बेशर्मी से कमरे को वीआईपी बता रहे हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कमरा वीआईपी नहीं होता, उसमें रहने वाला आदमी वीआईपी होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके विरुद्ध हैं और बीजेपी को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम भर्ती घोटालों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम केदारनाथ की चोरी को चोरी कर रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम जोशीमठ के मुद्दे को लड़ रहे हैं और इसको आप राजनीति कहते हो तो हम राजनीति कर रहे हैं। आप अंकिता को न्याय दे दीजिए, ये प्रदर्शन बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। तो ये थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा। ये तस्वीर आप देखिए जी, ये इस समय ये तस्वीर है जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा है ज्योति रौतेला, उन्होंने देखिए और उनके साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सर मुंडवाए हुए हैं इस विरोध प्रदर्शन की वजह से, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 1 साल होने के बाद भी जो कांग्रेस का आरोप है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और उससे नाराज होकर के तमाम ये जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हैं आप और एक हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ महिलाएं जो आप बता रहे हैं, ज्योति रौतेला समेत तमाम ये महिलाएं जो प्रदर्शन का हिस्सा हैं और सिर मुड़वाकर ये प्रदर्शन में शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से आप करण माहरा से बातचीत कर रहे थे और जो अहम तथ्य बिंदु निकलकर सामने आए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वो इस पीड़ित परिवार के साथ है, पुण्यतिथि भी मनाई गई और पीड़ित परिवार के साथ होने का भी जिक्र, और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। क्या लगता है इस प्रदर्शन से कुछ हालात सामान्य होंगे या अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस वीवीआईपी का जिक्र किया जा रहा है वो नाम सामने आ सकेगा? बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर के कांग्रेस पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रही है और सबसे ज्यादा इसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो ना सिर्फ उसी विधानसभा से आते हैं और लगातार अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अंकिता की जो आवाज है उसको पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी। गोदियाल जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से आप लोग ये आवाज उठा रहे हैं, क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा उनके परिजनों को? देखिए, इस सरकार का 1 साल का जो रवैया है वो बहुत ही तानाशाही है और हम हतोत्साहित हैं इस बात से। लेकिन लोकतंत्र में हतोत्साहित होके घर नहीं बैठा जाता। हमारा अंतिम समय तक में ये प्रयास रहेगा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, उसके हत्यारों को सजा मिले। सीधी सीधी बात है कि सरकार ने एक एसआईटी बनाई, हम उस एसआईटी से और उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि अंकिता ने अंतिम समय में जिस वीआईपी के लिए बात कही थी, जिस वीआईपी का नाम लिया था, एसआईटी ने उस वीआईपी के नाम को उजागर करने में अपनी जांच में क्या पाया? क्यों एसआईटी उस जांच को, उस वीआईपी के नाम को छुपा रही है? तो स्पष्ट है कि सरकार के पास 2 बातें थी। एक बातें उत्तराखंड की बेटियों की अस्मिता बचाने का प्रश्न और दूसरी बात थी अपने नेता को बचाने का प्रश्न। तो बेशर्मी से धामी सरकार ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ साथ उत्तराखंड की लाखों हमारी बालिकाओं की अस्मिता के प्रश्न को छोड़कर अपने नेता के हित को देखा, उसको बचाने का काम किया। आज स्थिति ये है, हमें डर इस बात का है कि जो लोग आज जेलों में बंद भी हैं वो भी इनके ढीले ढाले रवैये से वो भी छूट जाएंगे। तो सरकार ये कह रही जो आरोपी बंद है वो भी तो उन्हीं की बदौलत ही हैं, वो भी तो सरकार की ही देन की वजह से वो आरोपी सरकार के बदौलत नहीं है बंद। वो आरोपी के बारे में जब जग जाहिर हो गया था कि इन दोनों ने उसकी हत्या की है तो सरकार की मजबूरी हो गई थी। वो तो मजबूरी है सरकार को। उस पहले तो इधर उधर की बात न करे सरकार ये बताए वो वीआईपी कौन था, इसको सरकार जानती है, इसको जांच अधिकारी जानते हैं। सरकार को वो वीआईपी सामने लाना चाहिए, उसको जेलों में बंद करना चाहिए। इससे ये मनसा झलकेगी सरकार की कि सरकार इस मामले में
तटस्थ होकर जांच कर रही है, ये मंशा झलके की। लेकिन जब तक उस वीआईपी को सरकार नहीं लाती है तब तक ये माना जाएगा कि सरकार ने उत्तराखंड की बालिकाओं की अस्मिता को त्याग, उसकी लड़ाई को त्याग कर अपने नेताओं की हित की लड़ाई लड़ रही है, अपने नेताओं का बचाव कर रही है। एक अंतिम प्रश्न और है, सरकार ने अभी जो हाल ही में जो नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखने का फैसला लिया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इससे न्याय मिल? ये किसने मांगा था? न तो अंकिता के माँ बाप ने ये बात मांगी, न लोगों ने ये बात मांगी कि भाई किसी संस्थान का नाम, एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर। लोगों ने मांगा ये है कि वो वीआईपी कौन है उसको जूते मारो, उसको गोली मारो, उसको सजा दो। लोगों ने ये मांगा। लोगों ने ये थोड़ी मांगा कि एक संस्थान का नाम कर दो अंकिता के नाम से। ये सरकार खाली लेप लगाना चाहती है, लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो? क्योंकि लगातार आप लोग निश्चित रूप में हम ये चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी माननीय न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई की जांच हो। क्योंकि जो तथाकथित रूप से चर्चा है कि वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता है, तो अगर साधारण रूप में सीबीआई की जांच होती है तो वो तो उसको भी दबा देंगे, उसको भी डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में अगर जांच होती है तो हमें उस पर विश्वास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो चिंता जाहिर कर रहे थे कि जो अंकिता के हत्यारे हैं वो भी कहीं ना कहीं जेल से छूट ना जाए, और जो हत्यारे जेल में है भी वो भी सरकार को कहीं ना कहीं दबाव में आकर के ये सारी चीजें करनी देखा पड़ रही जाए है। तो सवाल है अब सरकार की मंशा को लेकर जिस तरीके से की सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और आने वाले समय में देखा जाए तो इसके काफी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और उस वीवीआईपी का नाम उजागर करने की जिरह पर अड़ा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से आपको खबर बता दें, राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। आयुष शिक्षा, आयुष वेलनेस संबंधी संसाधनों पर मंथन होगा। इस सम्मेलन के दौरान राजभवन के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अतिथि राज्यपाल भी इसमें शिरकत करेंगे। आयुष शिक्षा, आयुष वेलनेस संबंधी संसाधनों पर मंथन और चिंतन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्सर सीएचसी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने फीता काटकर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है जो डेंगू के साथ साथ अन्य जांच में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार जनपद में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी 2 दिन पहले हरिद्वार में बैठक की, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए थे। बैठक में जनपद के कई विधायकों ने भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हर विधानसभा में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की थी। पब्लिक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आए अपना चेकअप कराएं, जो बीमारी होगी उसे घोषित करके उसके लिए सुविधाएं प्रदान सरकार करेगी, हॉस्पिटल करेगा, डॉक्टर करेंगे। तो एक अच्छी योजना है, मैं समझता हूँ कि लोगों को लाभ उठाना चाहिए। जी के द्वारा जो आयुष्मान भव योजना शुरू की गई है उसका आज विधिवत हमारे माननीय विधायक जी मोहम्मद शहजाद जी के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र दूर दराज होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं देना एक बहुत बड़ी बात है जो पटल पे लाना है। उसमें इनके द्वारा आग्रह भी किया गया था माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कि मेरे यहाँ जो भी कार्य किया जाए वो मुझे भी अवगत करा दिया जाए।
बढ़ते आगे खबर बागेश्वर से है। जिले के 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर और एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में अपनी सदस्यता गंवा चुके बागेश्वर के श्यामा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए श्यामा क्षेत्र से जिला पंचायत की सदस्यता बहाल की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सदस्यता निलंबन के आदेश को पलट दिया है और कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय के आदेश को लेकर बागेश्वर में प्रेस वार्ता की। जिला पंचायत सदस्य श्यामा हरीश ऐठानी और कांग्रेस नेता ललित फरसवाड का कहना है कि प्रदेश की धामी सरकार लगातार उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था को कुचल रही है और एक झूठे भ्रष्टाचार के आरोप में बागेश्वर के श्यामा क्षेत्र से सदस्य हरीश ऐठानी को आनन फानन में बिना ठोस आधार के सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को रद्द करते हुए हरीश ऐठानी की सदस्यता पुनः बहाल कर दी। जांच 2018 में अगर पूरी हो गई थी तो आप 2023 में क्यों आए? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है। ये षड्यंत्र जो मेरे खिलाफ था ये 2018 से 2017 से था। लगातार ये षड्यंत्र करते आ रहे थे। न्यायालय ने इनको डांट लगाई है कि 2018 में जब आपने जांच पूरी कर ली थी तो 2023 में लाने की जरूरत क्या थी। और भविष्य में भी ये जितना दबाएंगे, जितना झुकवाने की कोशिश करेंगे, उतना और ऊपर उभर के हम लोग सब पूरी ताकत के साथ आएंगे। और निश्चित तौर पर हमने जो सरकार ने जो हमारे पर आरोप लगाए थे, आज माननीय न्यायालय ने उसको माना नहीं। इस बात को चरितार्थ जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कर भी दिया है। हमको न्याय मिला है, हम न्याय पे विश्वास करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में संविधान पर विश्वास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और आज कांग्रेस पार्टी की लगातार राहुल गांधी के बाद ये उत्तराखंड में दूसरी विजय हुई है, तो हम अपने छोटे भाई हरीश ऐठानी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि लोकतंत्र को जीवित करने में ये एक मिसाल कायम बागेश्वर जनपद से हुई है। ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां पर्वतारोही रोहित भट्ट ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट की। टिहरी गढ़वाल के निवासी रोहित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल तो इन दिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसे देखते हुए उन्होंने भारी वाहनों में ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रथम चरण में लाल कुआं से शुरुआत कर दी है और मिशन को अमली जामा पहनाए जाने के लिए एआरटीओ इंस्पेक्टर और टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालवाहक वाहनों के ओवर हाइट पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। आरटीओ नंद किशोर ने बताया कि लाल कुआं में 123 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें से ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए 14 वाहनों के चालान, ओवरलोड में 17 वाहनों के चालान ओवर हाइट में किए गए हैं और इसके अतिरिक्त बिना परमिट के 6 और बिना फिटनेस के 3, बिना बीमा के 4 और बिना टैक्स के 27, भारी वाहनों में सवारी बिठाने में 4 सहित अन्य मामलों में 118 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई है और इस अभियान में अब तक 2 भारी वाहनों को सीज भी किया गया है। 45 चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। शहर में यातायात नियमों को मुंह चिढ़ाते वाहन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कोई घटना या दुर्घटना होने पर प्रशासन कुछ दिन तक मुहिम चलाकर फिर मुंह फेर लेता है, जबकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कई बार प्रशासन को फटकार भी लगाई। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अभी लाल कुआं में ओवरलोडिंग और ओवर हाइट के विरुद्ध प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया था, जिनमें उनके द्वारा 14 वाहनों के ओवरलोड में चलान किए गए और 17 वाहनों के ओवर हाइट में चलान किए गए। इसके अलावा टोटल 123 वाहनों के चलान इसमें किए गए, जो अलग अलग अभियोगों में थे, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स और भी कई अभियोगों में प्रवर्तन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई है। सर आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेंगी? बिल्कुल, सभी दलों को निर्देशित किया गया है कि लगातार समय समय पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। रात्रि में ये देखा गया कि रात्रि 8 बजे के बाद अक्सर जो बाइकर्स हैं वो बहुत ही यातायात नियमों का उल्लंघन करके वाहन चलाते हैं, तो उनके लिए परिवहन विभाग की 6 या 7 टीमें हमने उतारी थी एक साथ, जो शहर के
अलग अलग रूटों पे तैनात थी। उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 200 वाहनों के 200 बाइकर्स के चालान किए हैं, जिनमें खबर कालाढूंगी से है। संसद के नए भवन में पहले दिन मोदी सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक के पेश होने की खुशी में कालाढूंगी विधानसभा के किठोरिया में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के आवास पर मातृ शक्ति ने एकत्रित होकर मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए खुशी का इजहार किया, देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया और साथ ही मनोज पाठक बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख का भी आभार जताया, क्योंकि पाठक के द्वारा क्षेत्र में लगातार नारियों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको कालाढूंगी से खबर बता दें, पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख के आवास में मिठाई बांटी गई। महिला आरक्षण बिल को लेकर ये खुशी का इजहार, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया और ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी का इजहार किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया गया। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पास होने पर यह खुशी का इजहार। हम मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये तो आज तक कांग्रेस कर नहीं पाई और जब आज पारित हो गया तो अब कांग्रेस को अपना वो देना चाहती है, इसमें श्रेय अपने को देना चाहती है, लेकिन ये बहुत झूठ बात है। और जो कि इसको सब जानते हैं कि कांग्रेस खुद जानते हैं कि ये कैसे हो गया करके ना। तो आज इतने सालों बाद एक नारी सशक्तिकरण का एक वो हुआ है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज तक मोदी जी के शासनकाल में जितना भी जो भी उनने कार्य किए नारी शक्ति के लिए या हमने महिलाओं के लिए जो भी किया, वो एक अपने में बहुत बड़ा श्रेय है उनका। और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उज्ज्वला में हो, शौचालय में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। खबर नैनीताल से है, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सचिव और राकेश और हॉस्पिटल डॉक्टर्स के साथ मृतकों के परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में हंगामे और विरोध, और इससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर्स ने आज 3 घंटे हड़ताल कर अपना विरोध जताया। वहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि मृतक के परिजनों को रात में ही हायर सेंटर ले जाने को कह दिया गया था, बावजूद इसके मरीज को घर ले गए। कल मृतक के परिजनों द्वारा स्वास्थ्य सचिव के दौरे पर डॉक्टरों के साथ अभद्रता भी की गई। देर शाम हॉस्पिटल के बाहर किए गए कैंडल मार्च के बाद हॉस्पिटल आकर पीआरडी जवान को देख लेने की धमकी भी दी गई, जिससे डॉक्टरों और स्टाफ में डर का माहौल है। डॉक्टर नरेंद्र रावत का कहना है कि अगर जल्द ही अराजक तत्वों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो कल से हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल करेंगे, लेकिन इस दौरान आकस्मिक सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।